हेलो, नमस्कार दोस्तों। सहारनपुर जी सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो वीडियो हमारी की जो एक सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। जैसे आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, इससे पिछली वीडियो, आपको पता है हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रमुख राजवंश है उसमें हम तुगलक राजवंश को पढ़ रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम देखो तुगलक राजवंश में आपको पता है तीन राजा प्रमुख हैं, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो हम बात कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का जैसे आपको पता है इसको इन शॉर्ट में FST बोलते हैं और इसका जीवन काल या शासनकाल 1351 से 1388 के बीच हुआ था। ये सारी चीजें पहले से ही मेंशन कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो हमने तुगलक वंश के इस महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में प्रमुख बातों का ध्यान किया था, जिसमें मैंने आपको इसका राजनीतिक जीवन या राजनीतिक घटनाक्रम कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसके सामाजिक कार्य, इसके और भी आर्थिक कार्य वगैरह के बारे में बात की थी। आज हम इसका एक बचा हुआ कार्य है जिसको बोलते हैं धार्मिक कार्य, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने शुरू की वीडियो में ही आपको बताया था, जब मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था किसका, फिरोज शाह तुगलक का, कि इसने अपने शासन प्रशासन का आधार किसे बनाया था, इस्लाम धर्म को आधार बनाया था। और इसलिए इसे बर्नी ने क्या कहा था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सच्चा आदर्श सुल्तान, ठीक है, या सच्चा मुसलमान सुल्तान। तो यानी कि इसके धार्मिक जो भी इस्लाम धर्म का आधार बना के अपने शासन को चलाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें इस्लामिक कट्टरता जरूर दिखाई देगी, मतलब मुस्लिम कट्टरता दिखाई देगी। तो वही इसके धार्मिक कार्य, प्रमुख 6 कार्य मैंने लिखे हैं, इसमें करके देखेंगे कि इसमें देखना हर एक कार्य में इस्लामिक कट्टरता की झलक आपको इसमें दिखाई देगी। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से, ठीक है। इसमें लिखा है, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने शासन प्रशासन में इस्लामिक कानून व उलेमाओं के विचारों को प्रधानता दी थी। वही बात, यानी कि जो मैं अभी कह रहा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने शासन प्रशासन में इस्लामिक कानूनों व उलेमाओं के विचारों को प्रधानता दी। इस्लामिक कानून के आधार पर इसने शासन चलाया था, आपको बताया था मैंने शुरू में, क्योंकि इसने 24 कष्ट, इससे पहले जो मैंने आर्थिक कार्यों में बताया था, इसने 24 कष्टदायी टैक्स को खत्म करके सिर्फ शरीयत के अनुसार सिर्फ 4 या 5 तरह के टैक्सों को वसूलना इसने शुरू किया था, ठीक है। तो वही चीज इसमें, और इसने उलेमाओं से भी अप्रूवल लेना स्टार्ट किया। किसी भी योजनाओं को लगाने से पहले उलेमाओं से इसने क्या किया, परमिशन लेनी स्टार्ट की, कि उनसे सलाह मशवरा किया या उनका ओपिनियन भी लेने इसने स्टार्ट किए कि मुझे कैसे काम करना चाहिए। जबकि इससे पिछले 1-2 ही सुल्तान रहे हैं जिसने ओपिनियन लिए, पर सर्वाधिक प्रमुखता इसने ही दी है। इसलिए इसके शासनकाल को बर्नी ने क्या कहा है, इसे एक तो कहा है दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सच्चा मुसलमान शासक इसे कहा गया है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो हम करते हैं दूसरे नंबर 2 पॉइंट की बात। 1374 में, देखो शासक कब बना, 51 में, 1374 में बहराइच स्थित सैयद सलार गाजी के मकबरे का दर्शन करने गया। बहराइच जनपद है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को अच्छे से पता होगा बहराइच के बारे में। यहाँ पे सैयद सलार गाजी है, ठीक है, इनकी कहानी मेरे को भी याद नहीं है, तो एक बहुत अच्छी कहानी इनकी, सर्च करना आप नेट पे, ठीक है। सैयद सलार गाजी का मकबरा है, ठीक है। वहाँ पे हर साल एक मेला भी लगता है, ठीक है। उस मेले का नाम अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जो बहुत फेमस मेला है बहराइच में, हर साल लगता है इन्हीं के मकबरे पे। वो किसका मकबरा है, सैयद सलार गाजी के मकबरे पर ये गया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। जिसके बाद इसने रुको, इससे पहले एक चीज बता देता हूँ, जैसे मकबरे पे दर्शन करने गया, इससे पहले पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक इस मकबरे के दर्शन करने गया था। यानी कि सबसे पहला अगर पूछा जाए तो कौन गया था, सैयद सलार गाजी के मकबरे के दर्शन करने, वो गया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसके बाद ये गया, ठीक है। हुआ क्या देखते हैं। जिसके बाद इसने अपना मुंडन कराया तथा धार्मिक रूप से और भी अधिक कट्टर हो गया। जैसे ही सैयद सलार गाजी के मकबरे पर जाता है, अपना वही माथा वाथा चढ़ा टिकाता है, मतलब जो भी इनके हिसाब से करते हैं, तो उसे जाने के बाद इसने अपना मुंडन कराया। मुंडन का मतलब गंजा हो गया बिल्कुल, अपने बाल कटवा लिए बिल्कुल प्लेन, ठीक है, और धार्मिक रूप से और अधिक कट्टर हो गया। पता नहीं इसको क्या फील आया वहाँ पे उस पे मकबरे पे जाने के बाद, कि इसने अपने बालों को तो कटवा ही दिया, साथ के साथ और अधिक कट्टर हो गया। पहले से ही कट्टर था, थोड़ा और अधिक कट्टर हो गया, वो वाला काम हो गया। एक तो करेला हो, ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, यानी अगर कोई करेला है
ऑलरेडी कड़वा होता है, ऊपर से उस पर नीम चढ़ा हो जाए, मतलब और भी डबल कड़वा हो जाए। एक तो कट्टर था और भी ज्यादा ये कट्टर हो गया। ठीक है, इस बारे में जानकारी यानी कि सैयद सलार गाजी के मकबरे पर दर्शन करने और वहां पे जाने के बाद और अधिक कट्टर हो जाने और फिर बाल मुंडवाने का जिक्र इसने अपनी आत्मकथा में किया है। मतलब आत्मकथा वो होती है जो आदमी खुद लिखता है, ठीक है, खुद अपने बारे में, अपने जीवन की कहानी या जो भी अपने जीवन में घटना है उन्हें खुद लिखता है, जो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्म मतलब अपनी, कथा मतलब कहानी। ठीक है, उस आत्मकथा का नाम क्या है? फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, फारसी नाम है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। फुतुहाते फिरोज शाही में किया है। आत्मकथा लिखने वाला ये प्रथम सुल्तान है, मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, इसके बाद और सुल्तान आएंगे जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, पर ये प्रथम सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, नाम क्या है इसके आत्मकथा का? फुतुहाते फिरोज शाही। क्लियर। नंबर 3 पे मैंने कहा है कि अभी और अधिक कट्टर हो जाएगा, तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान है। देखो मैंने आपको पहले बताया, मैं अपने वादे पे हूँ, बहुत जल्दी जैसे ही इसके दिल्ली सल्तनत के 2 वंश और रह रहे हैं, सैयद वंश और लोधी वंश, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे किसकी? जजिया कर के बारे में। ठीक है, तो बस इतना जान लो अभी के लिए कि जजिया कर जो है स्त्रियों से और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। हिंदुओं में स्त्री और ब्राह्मणों को इससे छूट थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लगाया, क्योंकि और अधिक कट्टर हो चुका था। ठीक है, मैंने बताया ही अभी कि सैयद सलार गाजी की दरगाह पे जाने के बाद ये और अधिक कट्टर हो गया, इसलिए इसने क्या किया कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये इसकी इस्लामिक कट्टरता को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब आते हैं नंबर 4 के पॉइंट पे। अब देखना इसमें सब में इसकी इस्लामिक कट्टरता दिखाई देगी। FST ने महल के भित्ति चित्रों को हटाने का आदेश दिया। महल के भित्ति चित्र, भित्ति होती है दीवार, भित्ति का मतलब होता है दीवार, और चित्र जब मतलब पहले क्या होता था पुराने, जैसे आजकल वॉल पेंटिंग बोलते हैं ना, जिसे दीवार पे करी हुई पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, तो उसे भित्ति चित्र वो ये है, महलों में चित्र बनवाए जाते थे, भित्ति चित्र बोलते थे उन्हें। तो इसका मानना था कि इस्लाम के अनुसार ये सही नहीं है, तो इसलिए भित्ति चित्रों को हटाने का आदेश दे दिया। बिल्कुल फॉलो कर रहा है उन्हीं चीजों को। साथ ही रेशमी तथा जरी वस्त्रों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। मतलब रेशमी और जरी कपड़ा होता है उसके इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी कि जाएगा नहीं कहीं भी बाहर, यहीं रहेगा। ठीक है, जिससे ये यूज कर पाए। इसके अलावा एक फैक्ट ये है, इसने सोने तथा चांदी के बर्तनों को गलाने का आदेश दे दिया था कि सिर्फ हम पित्तल वगैरह के बर्तनों का ही उपयोग करेंगे, सोने तथा चांदी के बर्तनों को मतलब कोई यूज नहीं होगा खाने पीने में, इन्हें गलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, 5 नंबर पे है FST ने हिंदू मंदिरों को लूटा तथा हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर जोर दिया। ये आपको पता ही है कि जो भी इस्लामिक कट्टर है, अभी तक के शासन में हमने यही चीज पढ़ी है कि वो एक मेन काम क्या करते थे, हिंदू मंदिरों को लूटते थे और हिंदुओं को मुसलमान बनाने पे जोर डालते थे। यही इनका प्रमुख उद्देश्य होता था। ठीक है, तो हिंदू मंदिरों का मैंने बताया है कि जब ये बंगाल का अभियान करके आ रहा था, हाजी इलियास को विद्रोह दबाने के बाद इसने जाजनगर यानी कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? जाजनगर, वहां के पुरी जगन्नाथ मंदिर को इसने लूटा था। ठीक है, इसके अलावा इसने वो क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा था। क्लियर, ये चीजें हो चुकी है। फिर हिंदुओं को मुसलमान मानने का काम इनका नॉर्मली बात थी ये तो छठा टॉपिक हमारा क्या है? FST ने मुस्लिम महिलाओं पर कड़ाई से पर्दा प्रथा थोपी और उन्हें पीर मजार दरगाह पर जाने से रोका। यानी कि ये इस्लामिक धर्म से इतना कट्टर हो गया कि इसने मुस्लिम महिलाओं को पर्दा यानी कि हिजाब, बुर्का आदि पहनने पे कड़ाई करी और क्या किया, उन्हें पीर मजार दरगाह आदि जाने पे रोका। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? औरंगजेब का पूर्वगामी। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं औरंगजेब की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जब हम मुगल काल में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में तो औरंगजेब और भी अधिक कट्टर था। इसने तो जितना किया ही किया, इससे भी अधिक कट्टरता किसने दिखाई थी? औरंगजेब ने। कि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कट्टर ही कौन था पूरे मध्यकाल भारत में? औरंगजेब। तो यहाँ पे इसके 6 टॉपिक हो जाते हैं पूरे, किसमें? धार्मिक कार्यों में। तो यहाँ पे इसका ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। एक इसका छोटा सा है प्रमुख दरबारी, कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीम इसके प्रमुख दरबारी थे। क्लियर, यहाँ पे हमारा ये FST कंप्लीट हो जाता है। FST की मृत्यु हो जाती है 1328 में। अब हम देख लेते हैं कि FST देखो प्रमुख तो इसमें तुगलक वंश में सिर्फ 3 ही थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसका ही लड़का जिसे जूना खान कहा जाता है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के भाई का लड़का था।
यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, कजिन ब्रदर। ठीक है, तो यही तीन प्रमुख थे। ऐसा तो है नहीं कि इन तीन के अलावा कोई और शासक ही नहीं थे, और भी बहुत सारे शासक थे जिन्हें को याद करना, मतलब इनके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहे। कार्य इन्हीं तीन के प्रमुख थे। ठीक है, बस हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में उन्हें देख लेना है कि किसके बाद कौन सा शासक आया। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो भाई, एफएसटी के उत्तराधिकारी मैंने अलग से हेडिंग बनाई है। ठीक है, इसने अपने टाइम में क्या किया था, अपने सिक्कों पर अपने सबसे बड़े पुत्र फतेह खान का नाम लिखवाया था। क्या सिक्कों पर सबसे बड़े पुत्र फतेह खान का नाम लिखवाया था कि भाई मेरा उत्तराधिकारी फतेह खान बनेगा। लेकिन होता क्या है, 1374 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि एफएसटी 88 तक जिंदा है। मतलब एफएसटी के समय में ही 1374 में इसके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र फतेह खान की मृत्यु हो जाती है। इस कारण अब वो तो शासक नहीं बन पाएगा, इसका तो बेचारे का स्कोप ही खत्म हो गया जब ये खुद ही नहीं रहा दुनिया में। तो उसके बाद देखते हैं कौन बना। 1388 में एफएसटी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद खान। ठीक है, मोहम्मद खान 1388। इनके सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक सीक्वेंस याद रखना किसके बाद कौन शासक बना था। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, मोहम्मद खान के बाद आया तुगलक शाह। फिर मैं कह रहा हूं सन याद रख सकते हो, रख लेना, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुगलक शाह देखो, फिर भी मैं बता के चल रहा हूं, मैंने जो याद रखना है वो आपको पहले बता दिया है। मोहम्मद खान 88 में बन गया, तुगलक शाह एक कुछ ही समय के लिए बना। तुगलक शाह 88 से 89 तक लगभग 1 साल के करीब तक ये रहा। ठीक है, तुगलक शाह के बाद अगला बनता है शासक नासिरुद्दीन महमूद। ये भी लगभग 1 साल के करीब ही रहा, 89 से 90। अब आप खुद देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, एक साल भी इनका पूरा शासन हो नहीं पा रहा है, इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया होगा 1 साल में। ठीक है, तो इनका सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है किसके बाद कौन बना। फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद आया हुमायूं या फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इसको हुमायूं भी बोलते हैं। हुमायूं मुगल काल वाला हुमायूं नहीं कि जिसने ताजमहल, सॉरी जो मतलब अकबर का बाप था, मतलब बाबर का लड़का हुमायूं, वो वाला हुमायूं नहीं है ये। ठीक है, ये मुगलों का हुमायूं नहीं, नॉर्मल ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति का नाम हुमायूं हो सकता है। तो इसे हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता है। ये रहा 1390 से 94, 4-5 साल रहा। ठीक है, इसके बाद अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय। एक नासिरुद्दीन ये है, एक ये है। ठीक है, ये रहा था 94 से 12 तक, ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहा, इसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो हमें क्या देखना है, एफएसटी के बाद कौन आया, मोहम्मद खान। फिर कौन आया, तुगलक शाह। फिर कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद। फिर कौन आया, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। फिर कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसी नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद अभी हमारा तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इसका शासनकाल कब रहा है, 1394 से 1412 तक। ठीक है, यह दिल्ली वंश का तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, वही मैंने बताया, इसके बाद ही तुगलक वंश समाप्त हो गया था। क्लियर। इसके समय में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके समय में एक इसका वजीर था, वजीर बता ही चुका हूं मैं। सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख पद इसका होता था वजीर का, जिसका नाम था मलिक सरवर। ठीक है, इस मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। मतलब ये मलिक सरवर जो है अपने आप ही सरकी वंश का था, इसने सरकी वंश की स्थापना करी। ठीक है, ये जौनपुर वही जौनपुर है, पहले इसकी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जौनपुर वही जौनपुर है जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान में हाजी इलियास के विद्रोह को दबाने के बाद आते टाइम अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, जूना खान। तो जूना खान की याद में ही इसने अपने चचेरे भाई जूना खान की याद में क्या बसाया था, जौनपुर। जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। जौनपुर बिल्कुल लास्ट के करीब मिलता है, मतलब बिहार के आसपास का एरिया पड़ता है, मतलब बिल्कुल पूर्वी यूपी का एरिया है। ठीक है, इसने जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी और सरकी वंश की स्थापना कर दी इसने यहाँ पे जौनपुर में। ठीक है, सरकी वंश की मतलब जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वहां का राजा खुद ये बन गया। ठीक है, इसी मलिक सरवर को जब ये सुल्तान बन गया, सुल्तान उस सर्क या फिर पूर्वाधिपति कहा जाता है। देखो सर्क क्योंकि इसका सरकी वंश था। ठीक है, तो उसे सुल्तान उस सर्क या पूर्वाधिपति, मतलब पूर्व का अधिपति, पूर्व का मालिक, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये भाग था। ठीक है, इसके शासनकाल के बाद इसने जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण है बहुत जौनपुर। जब मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो जौनपुर के बारे में पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे।
इसने क्या किया था कि जौनपुर में इतने अच्छे काम किए थे, बहुत सारे पढ़ाई के केंद्र स्थापित करवाए, स्कूल मदरसे बनवाए, कि पढ़ाई लिखाई में और भी बहुत सारी चीजों में जौनपुर जो है बहुत ऊंचाई पे चला गया था। इसलिए इसको पूर्व का सिराज कहा जाने लगा था। पूर्व का सिराज मतलब पूर्व का राजा, जौनपुर शहर को पूर्व का राजा, क्योंकि पूर्व की जो जितनी भी पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, एजुकेशन का हब बन चुका था कौन, जौनपुर, इसलिए से पूर्व का सिराज, पूर्व का राजा, विद्वान माना जाता था। ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने के बारे में जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद 1398 में क्या होता है, इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय में समरकंद है मध्य एशिया में, समरकंद एक शहर है मध्य एशिया का, इसी समरकंद के एरिया से ही जो बाबर वगैरह भी आए थे। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि इंटरनेट पे सर्च करके या ज्योग्राफी में मैप को देख कर समरकंद वर्तमान में, उस समय मध्य एशिया में, इतना हिंट दे दिया, समरकंद वर्तमान में किस देश का एक शहर है, मतलब वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको कमेंट करके आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो ये समरकंद मध्य एशिया का निवासी था, एक तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम था तैमूर लंग, जिसे तैमूर लंग के से ज्यादा खाली तैमूर के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम था तैमूर लंग। इस तैमूर लंग ने क्या किया, खिज्र खान एक आदमी था भारत का ही, उसके सहायता से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। भाई तैमूर लंग आया, उसने देखा कि यार अब तुगलक वंश में कोई बड़ा शासक तो रहा नहीं, आप देख ही चुके हो, तो क्यों ना मैं यहाँ के धन संपदा से प्रभावित सारे के सारे थे, वहीं से आक्रमण हो रहे थे, कि क्यों ना मैं भारत पे आक्रमण करूं। तो इसने, खिज्र खान था भारत का ही, तो इसने इसके सहयोग से दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, लड़ाई होती है, इतने कोई इंपॉर्टेंट थे नहीं है, तुगलक वंश हो जाता है धराशायी। तुगलक वंश धराशायी हो गया, इसके बहुत सारे एरिया, मतलब धराशायी मतलब हार गया, बहुत छोटा सा एरिया तक ही सीमित होकर रह गया, बस नाम का एक राजा रह गया, कौन है, नासिरुद्दीन महमूद। तो जब ये तैमूर वापस जाने लगा तो इसने कुछ एरिया यहाँ के जीतते ही थे, कुछ इसको वापस दे दिया किसी नासिरुद्दीन महमूद का पैसा। तो छठा टॉपिक हमारा क्या है, एफएसटी ने मुस्लिम महिलाओं पर कड़ाई से पर्दा प्रथा थोपी और उन्हें पीर मजार दरगाह पर जाने से रोका। यानी कि ये इस्लामिक धर्म से इतना कट्टर हो गया कि इसने मुस्लिम महिलाओं को पर्दा यानी कि हिजाब, बुर्का आदि पहनने पे कड़ाई करी, और क्या किया, उन्हें पीर मजार दरगाह आदि जाने पे रोका। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, औरंगजेब का पूर्वगामी। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं औरंगजेब की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जब हम मुगल काल में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में तो औरंगजेब और भी अधिक कट्टर था। इसने तो जितना किया ही किया, इससे भी अधिक कट्टरता किसने दिखाई थी, औरंगजेब ने। कि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कट्टर ही कौन था पूरे मध्यकाल भारत में, औरंगजेब। तो यहाँ पे इसके 6 टॉपिक हो जाते हैं पूरे, इसमें धार्मिक कार्यों में। तो यहाँ पे इसका ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। एक इसका छोटा सा है प्रमुख दरबारी, कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीम इसके प्रमुख दरबारी थे। क्लियर, यहाँ पे हमारा ये एफएसटी कंप्लीट हो जाता है। एफएसटी की मृत्यु हो जाती है 1328 में। अब हम देख लेते हैं कि एफएसटी, देखो प्रमुख तो इसमें तुगलक वंश में सिर्फ 3 ही थे, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसका ही लड़का जिसे जोना खान कहा जाता है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के भाई का लड़का था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, कजिन ब्रदर। ठीक है, तो यही 3 प्रमुख थे। ऐसा तो है नहीं कि इन 3 के अलावा कोई और शासक ही नहीं थे, और भी बहुत सारे शासक थे जिन्हें को याद करना, मतलब इनके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहे, कार्य इन्हीं 3 के प्रमुख थे। ठीक है, बस हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में उन्हें देख लेना है कि किसके बाद कौन सा शासक आया। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो भाई, एफएसटी के उत्तराधिकारी मैंने अलग से हेडिंग बनाई है। ठीक है, इसने अपने टाइम में क्या किया था, अपने सिक्कों पर अपने सबसे बड़े पुत्र फतेह खान का नाम लिखवाया था। क्या, सिक्कों पर सबसे बड़े पुत्र फतेह खान का नाम लिखवाया था कि भाई मेरा उत्तराधिकारी फतेह खान बनेगा। लेकिन होता क्या है, 1374 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि एफएसटी 88 तक जिंदा है। मतलब एफएसटी के समय में ही 1374 में इसके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र फतेह खान की मृत्यु हो जाती है। इस कारण अब वो तो शासक नहीं बन पाएगा, इसका तो बेचारे का स्कोप ही खत्म हो गया जब ये खुद ही नहीं रहा दुनिया में। तो उसके बाद देखते हैं कौन बना। 1388 में एफएसटी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद खान। ठीक है, मोहम्मद खान 1388। इनके सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक सीक्वेंस याद रखना किसके बाद कौन शासक बना था। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, मोहम्मद खान के बाद आया तुगलक शाह। फिर मैं कह रहा हूं सन याद रख सकते हो, रख लेना, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है,
तुगलक शाह, देखो फिर भी मैं बता के चल रहा हूं, मैंने जो याद रखना है वो आपको पहले बता दिया है। मोहम्मद खान 88 में बन गया, तुगलक शाह ये कुछ ही समय के लिए बना। तुगलक शाह 88 से 89 तक लगभग 1 साल के करीब तक ये रहा, ठीक है। तुगलक शाह के बाद अगला बनता है शासक नासिरुद्दीन महमूद, ये भी लगभग 1 साल के करीब ही रहा, 89 से 90। अब आप खुद देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, एक साल भी इनका पूरा शासन हो नहीं पा रहा है, इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया होगा 1 साल में, ठीक है। तो इनका सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, किसके बाद कौन बना। फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद आया हुमायूं या फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसको हुमायूं भी बोलते हैं। हुमायूं मुगल काल वाला हुमायूं नहीं कि जिसने ताजमहल, सॉरी जो मतलब अकबर का बाप था, मतलब बाबर का लड़का हुमायूं, वो वाला हुमायूं नहीं है ये, ठीक है। ये मुगलों का हुमायूं नहीं, नॉर्मल ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति का नाम हुमायूं हो सकता है, तो इसे हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता है। ये रहा 1390 से 94, 4-5 साल रहा, ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, एक नासिरुद्दीन ये है, एक ये है, ठीक है। ये रहा था 94 से 12 तक, ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहा, इसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो हमें क्या देखना है, एफएसटी के बाद कौन आया, मोहम्मद खान, फिर कौन आया, तुगलक शाह, फिर कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद, फिर कौन आया, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसी नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद अभी हमारा तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इसका शासनकाल कब रहा है, 1394 से 1412 तक, ठीक है। यह दिल्ली वंश का तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, ठीक है। वही मैंने बताया, इसके बाद ही तुगलक वंश समाप्त हो गया था, क्लियर। इसके समय में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इसके समय में एक इसका वजीर था, वजीर बता ही चुका हूं मैं, सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख पद इसका होता था वजीर का, जिसका नाम था मलिक सरवर, ठीक है। इस मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की, मतलब ये मलिक सरवर जो है अपने आप ही सरकी वंश का था, इसने सरकी वंश की स्थापना करी, ठीक है। ये जौनपुर वही जौनपुर है, पहले इसकी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जौनपुर वही जौनपुर है जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान में हाजी इलियास के विद्रोह को दबाने के बाद आते टाइम अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, जूना खान। तो जूना खान की याद में ही इसने अपने चचेरे भाई जूना खान की याद में क्या बसाया था, जौनपुर। जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। जौनपुर बिल्कुल लास्ट के करीब मिलता है, मतलब बिहार के आसपास का एरिया पड़ता है, मतलब बिल्कुल पूर्वी यूपी का एरिया है, ठीक है। इसने जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी और सरकी वंश की स्थापना कर दी इसने यहाँ पे जौनपुर में, ठीक है। सरकी वंश की मतलब जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वहां का राजा खुद ये बन गया, ठीक है। इसी मलिक सरवर को जब ये सुल्तान बन गया, सुल्तान उस सर्क या फिर पूर्वाधिपति कहा जाता है। देखो सर्क क्योंकि इसका सरकी वंश था, ठीक है, तो उसे सुल्तान उस सर्क या पूर्वाधिपति मतलब पूर्व का अधिपति, पूर्व का मालिक, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये भाग था, ठीक है। इसके शासनकाल के बाद इसने जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण है बहुत जौनपुर। जब मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो जौनपुर के बारे में पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसने क्या किया था कि जौनपुर में इतने अच्छे काम किए थे, बहुत सारे पढ़ाई के केंद्र स्थापित करवाए, स्कूल मदरसे बनवाए, कि पढ़ाई लिखाई में और भी बहुत सारी चीजों में जौनपुर जो है बहुत ऊंचाई पे चला गया था। इसलिए इसको पूर्व का सिराज कहा जाने लगा था। पूर्व का सिराज मतलब पूर्व का राजा, जौनपुर शहर को पूर्व का राजा, क्योंकि पूर्व की जो जितनी भी पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, एजुकेशन का हब बन चुका था कौन, जौनपुर, इसलिए से पूर्व का सिराज, पूर्व का राजा, विद्वान माना जाता था, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने के बारे में जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद 1398 में क्या होता है, इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय में समरकंद है मध्य एशिया में। समरकंद एक शहर है मध्य एशिया का, इसी समरकंद के एरिया से ही जो बाबर वगैरह भी आए थे। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि इंटरनेट पे सर्च करके या ज्योग्राफी में मैप को देख कर समरकंद वर्तमान में, उस समय मध्य एशिया में, इतना हिंट दे दिया, समरकंद वर्तमान में किस देश का एक शहर है, मतलब वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको कमेंट करके आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। तो ये समरकंद मध्य एशिया का निवासी था एक तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम था तैमूरलंग, जिसे तैमूरलंग के से ज्यादा खाली तैमूर के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम था तैमूरलंग। इस तैमूरलंग ने क्या किया, खिज्र खान एक आदमी था भारत का ही,
उसके सहायता से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। भाई तैमूर लंग आया, उसने देखा कि यार अब तुगलक वंश में कोई बड़ा शासक तो रहा नहीं, आप देख ही चुके हो, तो क्यों ना मैं यहाँ के धन संपदा से प्रभावित सारे के सारे थे, वहीं से आक्रमण हो रहे थे, कि क्यों ना मैं भारत पे आक्रमण करूं। तो इसने खिज्र खान था भारत का ही, तो इसने इसके सहयोग से दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, लड़ाई होती है, इतने कोई इंपॉर्टेंट थे नहीं है, तुगलक वंश हो जाता है धराशायी। तुगलक वंश धराशायी हो गया, इसके बहुत सारे एरिया, मतलब धराशायी मतलब हार गया, बहुत छोटा सा एरिया तक ही सीमित होकर रह गया, बस नाम का एक राजा रह गया, कौन है, नासिरुद्दीन महमूद। तो जब ये तैमूर वापस जाने लगा तो इसने कुछ एरिया यहाँ के जितने ही थे कुछ इसको वापस दे दिया, किसी नासिरुद्दीन महमूद का पैसा वैसा लूटा, लूटने के लिए आया था, लूटा। और जाते टाइम खिज्र खान को अपना भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किया कि भाई मैंने जीता है तुम्हें, मेरा एक प्रतिनिधि रहेगा यहाँ पे, जब मैं चाहूंगा तब तुम इतने पैसे मेरे पास भेजते रहोगे, टैक्स मेरे पास भेजते रहोगे। इस तरह से इसने करा काम को, ठीक है। बस मतलब राजा तो नासिरुद्दीन महमूद ही रहेगा, इसको कुछ एरिया दे दिए, जो हम अगले इसमें चैप्टर में डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, अभी इतना शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि भारत में, देखो जब ये यहाँ से गया ना, कुछ पैसा तो इसने नासिरुद्दीन महमूद से लिया, लूटा, सारा खजाने को लूट लिया, और फिर भाई जीत तो लिया ही था, इसको हरा दिया था, इसको मारा नहीं, कहा कि तू अपना राज करता रहे, मुझे तो धन दौलत चाहिए थी, मतलब ये लूट नहीं आया था यहाँ पे, लूट के जाने लगता है। और कुछ एरिया में, क्योंकि भाई खिज्र खान ने इसके हेल्प की थी, इसे भी तो कुछ करना था, इसे अपना भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। भारतीय प्रतिनिधि का मतलब भाई मैंने तुम्हारे एरिया को जीता है, कि कुछ एरिया तो इसको वापस दे देना नासिरुद्दीन महमूद को। इसने पंजाब का कुछ एरिया, अगले इसमें जब हम खिज्र खान के बारे में पढ़ेंगे ना, अगला वंश इसी का चलेगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा पूरी चीजें, ठीक है। तो इसने क्या किया कि कुछ एरिया इसको दे दिया। तो क्या होता है, देखो 1398 में समरकंद का निवासी कौन था, तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग। मैंने आपको कहा है कि आपको बताना है कि ये समरकंद कहां पर स्थित है, मैप में देख के, नेट पे सर्च करके, ठीक है। निवासी तुर्क आक्रमण तैमूर लंग ने खिज्र खान के सहयोग से दिल्ली पर आक्रमण करता है, लड़ाई होती है, तुगलक वंश धराशायी हो जाता है, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद जाता है हारने के बाद तैमूर लंग क्या काम करने आया था, भारत को लूटने आया था। ये सारा खजाना लूटता है, डील होती है कि भाई तू अपना सारा खजाना मुझे दे दे, नासिरुद्दीन महमूद मैं तुझको मारूंगा नहीं, तेरे को यहाँ पे शासन करने दूंगा, इसके साथ साथ मुझे तू हर साल टाइम पे टैक्स भी देता रहेगा। क्लियर ये बात, ठीक है। तो एक खजाना लेके वापस चला जाता है, और साथ में खिज्र खान को, अपने सहयोगी खिज्र खान को जिसने इसकी हेल्प की थी, इसको भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है, ठीक है। ये भारतीय प्रतिनिधि का मतलब है मैं तो चला गया हूं, अब हर साल जो टैक्स आना है, देखो कब तक रहेगा शासक, 1412 तक, 98 से 12 लगभग 14 साल तक, कि जो हर साल टैक्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने इस एरिया को जीता है, वो टैक्स बदले में लेना है, तो इसके लिए एक आदमी तो अपना छोड़ना पड़ेगा। वो आदमी किसे छोड़ा गया, खिज्र खान को, कि भाई तुझे देख रेख करनी है, टैक्स टाइम पे लेना और मुझे भेजवाना है, और अगर ये नासिरुद्दीन महमूद टैक्स देने को मना करता है तो इसकी खबर भी मुझे देनी है, ताकि मैं फिर आके इसका इलाज करूं, ठीक है। इसके साथ साथ खिज्र खान कहता है कि वो तो ठीक है, मैं प्रतिनिधि हूं, मुझे फायदा क्या हुआ, इतनी लड़ाई मैंने की। तो ये इस खिज्र खान को पीवी लिख रहा हूं मैं, पंजाब का कुछ एरिया भी देता है, कि पंजाब का एरिया भाई जितना हुआ था इसका सारा ही हो गया था, कि पंजाब का एरिया इसको देता है कि भाई इस पे तू स्वतंत्र रूप से शासन कर। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, 1412 तक तो ये प्रतिनिधि बन के रहता है, क्योंकि अभी नासिरुद्दीन महमूद जिंदा है। जैसे 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की डेथ होती है, उसके बाद अगले 2 साल में एकदम से नहीं शासक बनता, ये 2 साल तक वेट करता है। 2 साल तक ऐसे ही इधर उधर के लोगों को उठा उठा के राजा बनाया जा रहा था, मतलब अव्यवस्था फैली हुई थी दिल्ली में, कोई ढंग का राजा नहीं था। इस 2 साल के अव्यवस्था का फायदा उठा के ये 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया, और ये खिज्र खान जो था सैयद वंश का था। ये क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे तुगलक वंश हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब नया शुरू को क्या होगा, सैयद वंश, जिसकी नींव किसने रखी है, खिज्र खान ने। एक हमारे पास बचा है सैयद वंश, इसके बाद आएगा अंतिम लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा, लोधी वंश, ठीक है। बस ये 2 पढ़ने अभी हमें, इसके बाद हमारा ये दिल्ली सल्तनत हो जाएगा कंप्लीट। तो आज हमारी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आज हमारा तुगलक वंश आराम से कंप्लीट हो चुका है। इससे जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सैयद वंश की, और मैं बोल रहा हूं आपको सैयद वंश सिर्फ एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचता है आपका लोधी वंश,
लोधी वंश भी मैं 1 क्लास में ही कंप्लीट कर दूंगा। आने वाली कम से कम मतलब ये मान के चलो एवरेज 2 क्लास से ज्यादा ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं। 2 क्लास में हम इसको दिल्ली सल्तनत के सारे ही वंश खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद सिर्फ हमारा क्या बचेगा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जो कि सिर्फ अगली 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने वाली सिर्फ 4 क्लास में हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है मेरे लिए या कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।